हेलो स्टूडेंट, ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में मैं आर के रमन एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए विद्यार्थियों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रेशर केबल, अंडरग्राउंड केबल में एक टाइप होता है प्रेशर केबल। तो प्रेशर केबल में आपको ये ध्यान देना है कि हम दो तरह से बनाते हैं। एक होता है ऑयल फील्ड केबल। ऑयल फील्ड केबल में हम लोग देखिए ऑयल फील्ड केबल को कैसे बनाएंगे। पहले हम यहाँ पर ऑयल का डक्ट काट देते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑयल भरा जाएगा और यहाँ इसके ऊपर देखिए हम लोग कंडक्टर को रखते हैं। यहाँ हमने एक कंडक्टर रख दिया। ये क्या है, देखिए ऑयल डक्ट। फिर यहाँ हमने देखिए ये कंडक्टर रखे हम लोगों ने, क्या है कंडक्टर। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ इंसुलेशन यूज करते हैं। यहाँ इंसुलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और इंसुलेशन के ऊपर देखिए इंसुलेशन जो हमने यहाँ पर हमने इंसुलेशन इस्तेमाल किया है। ये हमने यहाँ बना दिया, देखिए लेड शीट। लेड शीट के ऊपर बेडिंग दिखा दिया हमने, ये बेडिंग कर दिया। राइट, हमने ये बेडिंग कर दिया और हमने ऊपर बेडिंग के पास में हमने आर्मरिंग और फाइनल में हम लोगों ने देखिए ये सर्विंग कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर ऑयल डक्ट के आसपास, यहाँ पहले ये जो खाली स्थान है हम लोगों जिसमें ऑयल भर के रखते हैं, तो ये हो गया ऑयल फील्ड केबल। ऐसे ही एक आता है गैस प्रेशर केबल। ऐसे ही हम लोग बनाते हैं गैस प्रेशर केबल। तो गैस प्रेशर केबल में 3 कंडक्टर हम लोगों ने यहाँ पर रखे हुए हैं और हमने देखिए जी मेटालिक शीट में बंद कर दिए तीनों कंडक्टर को। राइट जी, इसे हम लोग रखते हैं एक्चुअली ट्रायंगुलर शेप में। इसे हम लोग रखते हैं ऐसे, ट्रायंगुलर हम कैसे रखेंगे, देखें ट्रायंगुलर शेप में। और इसे ऐसे त्रिकोण बनाया हमने और फिर हम लोग इसे देखिए जहाँ पर मेटालिक शीट या लेड में हम लोग देखिए रखते हैं। तो ये खैर इतने इंपॉर्टेंट है नहीं क्लासिफिकेशन, इनके नाम इंपॉर्टेंट है बस। अब देखते हैं हम लोग कि केबल को हम अंडरग्राउंड केबल को हम लोग देखें कैसे बिछाएंगे। अंडरग्राउंड केबल को हम कैसे बिछाते हैं, तो आपको ध्यान देना है भूमिगत केबल को बिछाने का तरीका। देखिए जी क्या क्या तरीके हैं भूमिगत केबल को बिछाने के। एक मेथड आता है, देखिए डायरेक्ट मेथड, जिसे कहा जाता है डायरेक्ट लेइंग मेथड। तो डायरेक्ट लेइंग मेथड में करना देखिए क्या है, गड्ढा खोदा हमने, अभी बताऊंगा। देखिए गड्ढा कैसा है, कितना गहरा गड्ढा। लगभग 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोद दिया हमने और जो चौड़ा गड्ढा है ये आपको खोदना है लगभग 45 सेंटीमीटर। राइट जी, अब इसमें हमने क्या करना था कि हमने यहाँ पर इसमें रेत बिछा दिया नीचे। कुछ जगह 10 सेंटीमीटर है, कुछ 5, कुछ 15, लेकिन यहाँ पर लगभग
10 सेंटीमीटर की मोटाई में रेत बिछा देना है, राइट। उसके बाद में देखिए हमने यहां कंडक्टर को रख देना है, यहां पर कंडक्टर को रख देना है। अब कंडक्टर के ऊपर भी आपको, कंडक्टर के आसपास आपको यहां इस तरह से ईंटों से एक देखिए कवर बनाना है और रेत भर देना है। इसमें भी लगभग कितना, कंडक्टर के ऊपर तक आ जाए रेत, जो कितना 10 सेंटीमीटर तक, 10 to 15 सेंटीमीटर तक। और फिर ऊपर में आप लोग जो ईंटें वगैरह अपना है, मिट्टी वगैरह, ये सब आप फिल कर देंगे। आप ये डायरेक्टली अपना जो भी ये फिल कर देंगे। ये आता है देखिए डायरेक्ट लेइंग मेथड। देखिए ये है साधारण तरीका है, यह है साधारण तरीका है, सस्ता है, साधारण भी है, सस्ता भी देखने को मिल जाएगा भाई, साफ स्वच्छ भी दिखेगा, साफ है, कुछ ऐसे गंदगी वगैरह ऐसे नहीं है। फिर एक होता है देखिए नंबर 2 पे, जिसे हम कहते हैं ड्रॉ इन सिस्टम। ड्रॉ इन सिस्टम। तो अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ड्रॉ इन सिस्टम में हम देखिए ड्रॉ इन सिस्टम में हम लोग क्या रखेंगे कि 1 मीटर गहरा और लगभग देखिए 1 मीटर गहरा और लगभग आधा मीटर 0.5 मीटर एक गड्ढा को देंगे। अब इसमें लोहा, सीमेंट, कंक्रीट के पाइप बिछा देंगे, राइट जी। यहाँ क्या है, हम लोग ना, हमने देखिए ये पाइप बिछा दिए। अब इनमें से हम लोग देखिए, इनमें से हम लोग पाइप निकाल कर ले जाते हैं। ये आता है हमारा ड्रॉ इन सिस्टम। फिर आता है देखिए नंबर 3 सॉलिड विधि या सॉलिड मेथड। फिर आता है हमारा सॉलिड विधि। अब देखिए सॉलिड विधि में हम क्या करेंगे, इसमें सड़क के किनारे गड्ढा खोदा जाता है और इसमें खांचे बनाए जाते हैं, यानी कि जो ये गड्ढा बना दिया हमने और हम लोग क्या करते हैं कि कंक्रीट या फाइबर के बने हुए ट्रफ रखते हैं, ट्रफ रखते हैं। अब इनके बीच में से यहाँ हम लोग कंडक्टर को रखते हैं और इसके आसपास में हम लोग ये बिटुमेन भर देते हैं, बिटुमेन पदार्थ भर देते हैं, राइट जी। उसके ऊपर से इसे हम लोग देखिए स्लैब से ढक देते हैं, इसके ऊपर से हम लोग स्लैब से ढक देते हैं, राइट जी। तो ये 2 कोर 3 कोर सभी के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। ये 3 सिस्टम हमारे लिए होते हैं, एक ड्राई लेइंग मेथड, एक ड्रॉ इन सिस्टम मेथड और एक देखिए सॉलिड विधि। पेपर में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ पूछे जाने वाले टॉपिक नहीं है ये, लेकिन फिर भी लिख लिया आपने। चलिए जी, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग ख़त्म करते हैं। देखिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंडक्टर, और आज की डेट में कंडक्टर देखिए काफ़ी पूछता है। तो हमें देखना है सबसे पहले अब कंडक्टर। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जो कंडक्टर हम लोग ले रहे हैं उन कंडक्टर की देखिए क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंडक्टर मटेरियल की विशेषता। कंडक्टर मटेरियल की विशेषता। तो नंबर 1 पर देखिए कंडक्टर की क्या होनी चाहिए, कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए।
हम क्या लिखेंगे, देखिए कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा है, अब देखिए जी, यांत्रिक शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए। फिर देखेंगे जी, हम कहेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसका मतलब एक तरह से गाढ़ापन है, इसके इलेक्ट्रॉन्स के गाढ़ापन से है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर ज़्यादा है तो उसका वजन ज़्यादा होगा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो उसका वजन कम होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। जी हाँ, आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। तो अब देखिए, ये सारी विशेषताएं तो हमें एक में मिलेंगी भी नहीं, और हमारे लिए यहाँ जो इम्पोर्टेंट होते हैं ये कुछ लिमिटेड कंडक्टर है या लिमिटेड मटेरियल होते हैं। बाकी पढ़ने को तो हम एक दो और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं, जैसे जैसे जो इम्पोर्टेंट है भाई, हर एक चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखिए कॉपर पर। हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी में इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए कॉपर। हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी में कॉपर बहुत खास है। तो कॉपर को हम बाइंडिंग वगैरह के लिए तो अच्छा मानते हैं, लेकिन हमें ट्रांसमिशन लाइन में लेना है भाई। हमारा उद्देश्य यहाँ पावर सिस्टम में क्या है, ट्रांसमिशन लाइन से है। तो देखिए, हमने इसके बारे में कुछ पॉइंट जोड़ते हैं। कॉपर, इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। चलिए जी, दूसरा, इसकी यांत्रिक शक्ति भी अच्छी होती है या उच्च होती है। इसकी यांत्रिक शक्ति भी उच्च होती है। इसकी यांत्रिक शक्ति क्या होगी, उच्च देखने को मिलेगी। चलिए जी, देखिए इसमें इसकी, अब देखिए कंडक्टिविटी हाई है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम होता है। इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है। कितनी होती है, देखो 8.9 ग्राम पर सीसी। फिर देखिए जी, कॉपर को ही लिख रहे हैं हम लोग। इसमें वजन ज़्यादा होता है, इसमें वजन ज़्यादा होता है। फिर देखिए, इसमें स्क्रैप वैल्यू ज़्यादा होता है।
भाई स्क्रैप समझ गए होंगे ना, एक घटना, कट जाना, कटा हो जाना, तो इसमें समय के साथ में स्क्रैप वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। फिर देखिए यह महंगा होता है, यह सस्ता नहीं होता, यह महंगा होता है, यह बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है। क्या होगा देखो, कॉपर। फिर नेक्स्ट जानते हैं हम, दूसरा मटेरियल होता है एल्यूमिनियम। चलिए जी एल्यूमिनियम में देख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम की जो कंडक्टिविटी है, देखिए इसकी कंडक्टिविटी कम होती है, लगभग कितना, 60% ऑफ कॉपर, कॉपर से 60%, कितनी, 60%, राइट जी। इसमें यांत्रिक शक्ति कम होती है, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, कम होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है, तो इसलिए ये हल्का होता है। यह वजन में हल्का होता है, यह सस्ता है, यह उचित मात्रा में उपलब्ध है। तो भाई एल्यूमिनियम ठीक है, सस्ता है, तो लेकिन एल्यूमिनियम की यांत्रिक शक्ति कम है, कंडक्टिविटी को तो चलो झेल लेंगे। तो हमने एक नए कंडक्टर का निर्माण किया। देखिए हमने नाम दिया है यहाँ पर तीसरा एक और कंडक्टर, जिसे हमने कहा ACSR। तो इसमें क्या होता है, देखिए एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर, हम एल्यूमिनियम कंडक्टर को ही लेते हैं, हम क्या रखते हैं, ये हमने देखिए स्टील का वायर कहाँ लेते हैं, बीचों बीच, और इसके चारों तरफ हम लोग, ये किसके वायर है, एल्यूमिनियम के, और ये किसका है, देखो स्टील का। तो स्टील की मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, हम क्या कहेंगे कि स्टील का यांत्रिक शक्ति अच्छा होता है, इसीलिए एल्यूमिनियम के साथ स्टील कंडक्टर यूज करने पर इसकी यांत्रिक शक्ति बढ़ जाती है, यांत्रिक शक्ति बढ़ जाती है।
चलिए जी, एक और होता है, देखिए गैल्वनाइज्ड स्टील। एक और होता है गैल्वनाइज्ड स्टील। तो गैल्वनाइज्ड स्टील को हम लोग, इसमें क्या है, देखिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, इसमें यांत्रिक शक्ति बहुत इसमें यांत्रिक शक्ति बहुत उच्च होती है, इसमें यांत्रिक शक्ति बहुत ज्यादा होती है, तथा पोल के बीच की दूरी बहुत ज्यादा रख सकते हैं। लेकिन साथ में ये याद रखें, इसमें कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, कम होती है। नंबर 5 पे चलेंगे, देखिए कैडमियम कॉपर। कैडमियम कॉपर, तो देखिए कैडमियम कॉपर हम क्या करते हैं कि 1 या 2% कैडमियम मिलाने पर 1 या 2% कैडमियम मिलाने पर कॉपर में कॉपर की यांत्रिक शक्ति कॉपर की यांत्रिक शक्ति 1 या 2% कैडमियम मिलाने पर कॉपर की यांत्रिक शक्ति 50% तक बढ़ जाती है और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और कंडक्टिविटी कौन सी केबल को भाई? मात्र 15% तक। नहीं, हमें नहीं पता, हमें कोई जानकारी है नहीं इस प्रोडक्ट के बारे में, तो हम कैसे कहते हैं केबल लूज है? हमें तो ये पता है ये चल नहीं रहा। हो जाती है। क्या हो जाती है, देखिए कम हो जाती है। तो इसे भी हम बहुत लॉन्ग स्पेन के लिए यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते इसे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए हम लोग पोल या सपोर्ट पर। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, देखिए पोल या सपोर्ट पर। देखिए जब हम लोग लाइन बनाने की बात करेंगे तो भाई लाइन बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हमें टावर खड़े करने पड़ेंगे या पोल हमें लगाने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए लाइन सपोर्ट के नाम से। ओवरहेड लाइन में भाई सपोर्ट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लाइन सपोर्ट। अब देखिए लाइन में हमने क्या क्या सपोर्ट रखनी है और क्या क्या हमें, यानी कि पोल या टावर की विशेषताएं देखनी है, क्या क्या हो पोल या टावर की विशेषता। तो देखिए जी पोल या टावर की विशेषता क्या है। अब ऐसा तो होना हमने खड़ा किया और वो गिर जाए, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी यांत्रिक शक्ति अच्छी होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, यांत्रिक शक्ति
अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, यांत्रिक शक्ति अधिक होनी चाहिए। फिर देखेंगे वजन कम हो ज़्यादा बढ़िया, वजन कम होना चाहिए। फिर देखेंगे जी भाई ज़्यादा महंगा ना पड़े, सस्ता हो, सस्ता होना चाहिए। उम्र यानी कि इसकी लाइफ, उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो होना चाहिए, ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो होना चाहिए लाइन सपोर्ट यानी पोल या टावर में। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे, देखें हम लोग वुडन पोल। वुडन पोल यानी कि लकड़ी के पोल। वुडन पोल, लकड़ी के पोल। अब देखेंगे वुडन पोल को हम क्या करते हैं, इसे हम ऐसे लगाएंगे एक टेम्परेरी सप्लाई के लिए। हमने इसे ज़मीन में अपना गाड़ दिया है ना, अभी सब कुछ पॉइंट लिखेंगे। और ऊपर हम लोग एक जीआई की प्लेट चढ़ा देते हैं इस पर, जिससे कि पानी वानी ना गिरे। ऊपर से जीआई की प्लेट चढ़ा देते हैं। और यहाँ देखो हम लोग ये क्या क्रॉस सेक्शन, यहाँ देखो हमने ये क्रॉस आर्म्स लगा दिए। यहाँ से हम लोग देखे कंडक्टर को पास कराते हैं। तो यहाँ पर इसमें जीआई की शीट लगा देते हैं। ठीक है, देखे क्रॉस आर्म्स। बैठ जी। चलिए तो वुडन पोल के बारे में कुछ पॉइंट जोड़ेंगे। देखिए इसे अस्थाई सप्लाई के लिए यूज करेंगे, अस्थाई सप्लाई के लिए यूज करेंगे। अब देखिए इसमें हम कौन सी लकड़ी लगाएंगे, इसमें हम लोग सागौन या शीशम, इन्हें हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, सागौन या शीशम। अब देखिए जी इसकी जो उम्र है वो 5 से 10 वर्ष, कई बार 15 वर्ष तक हो जाती है। देखिए जी वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, वातावरण का बहुत प्रभाव होता है, वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो गया। इनकी जो लंबाई है वो 6 से 9 मीटर तक, इनकी जो लंबाई है वो 6 से 9 मीटर तक हम रखते हैं। राइट जी, 6 से 9 मीटर तक रखते हैं, जहाँ लकड़ी आसानी से हो जाए ऐसी जगह इसको हम लोग लगाएंगे। अब देखिए जी लकड़ी पर हम क्या करते हैं, लकड़ी पर भाई दीमक वगैरह ना लगे, तो लकड़ी पर क्रियाजोट नामक दवाई का यूज करते हैं। राइट जी, यूज करते हैं। इसकी देखो यांत्रिक शक्ति भी कम होती है, इसकी यांत्रिक शक्ति कम होती है। किसकी होगी, देखो वुडन के लिए कहानी है।
फिर चलते हैं, देखिए हम लोग आरसीसी, चलते हैं हम लोग आरसीसी। तो आरसीसी पोल को देखते हैं जी। अब आरसीसी पोल की अगर हम बात करेंगे तो आरसीसी पोल देखते होंगे आप, नीचे से चौड़े और ऊपर इनके हाइट के साथ में जो विड्थ है वो कम हो जाती है। क्रॉस आर्म्स लगाते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में तो इस्तेमाल करते ही हैं। अब देखिए आरसीसी में हम सीमेंट हम क्या रखते हैं, देखिए सीमेंट रेत व कंक्रीट का जो रेशियो है ना 1:5:3 में रखते हैं। अब देखिए भारी होते हैं ना, भूमि के अंदर रखते हैं इन्हें 1.5 से 2.5 मीटर तक, कितनी वोल्टेज तक, 11 kV तक हम इस्तेमाल कर लेते हैं। राइट जी। अब देखो जी इनकी जो लंबाई है 7 मीटर से 10 मीटर तक हो जाती है। इनकी जो उम्र है ना बड़ी लंबी उम्र होती है, इनकी 100 वर्ष चल जाती है। राइट जी। और इसमें जो स्पैन यानी पोल के बीच की दूरी है ये भी अच्छी खासी रख सकते हैं 100 मीटर। तो जनरली ये डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टील के जो पोल है, ये स्टील पोल। तो आपने देखा होगा ये खोखले पोल होते हैं, ये स्टील के में हुई खोखले पोल होते हैं। राइट जी। अब स्टील के जो पोल होते हैं ये ज़्यादातर ज़्यादातर शहर में डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किए जाते हैं। राइट। फिर दूसरी चीज क्या है, इन्हें हम देखिए ट्रांसमिशन में भी यूज करते हैं। हम इन्हें ट्रांसमिशन में, जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन में भी यूज कर लेते हैं, अब स्टील के जो पोल है स्टील के बने हुए हैं, इन्हें हम अलग अलग में देखिए बांटते हैं। एक होता है ट्यूबलर पोल, एक आता है देखिए रेल पोल, रेल की पटरी से बना हुआ होता है। एक होता है कंपाउंड पोल, जहाँ एक साथ एक से ज़्यादा पोल की एक कॉम्बिनेशन यूज होता है। और फिर आता है स्टील के टावर, फिर आते हैं ये स्टील के टावर। राइट जी। तो ये आपके देखिए यहाँ पर पोल है। जैसे ट्यूबलर पोल की बात होगी तो ट्यूबलर पोल, चलिए मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे 1 है तो ट्यूबलर पोल आपका होगा मिट्टी के अंदर है, यहाँ मिट्टी के ऊपर भी इस पे ये चिनाई विनाई करेंगे भाई, ये मिट्टी के अंदर है, ये क्रॉस आर्म्स, ये ट्यूबलर है। नंबर 2 देखो रेल, तो आपने देखा होगा ना रेल की जो पटरी है इसे ही इस्तेमाल कर रहे हो आप, इसे ही इस्तेमाल कर रहे हो। और कंपाउंड की अगर बात करेंगे ना तो कंपाउंड कुछ ऐसे एक से ज़्यादा, ये आप यूज कर रहे हैं कंपाउंड। और टावर आपने देखे होंगे, देखिए जी
क्या है जी, टावर। तो आपको टावर के लिए एक छोटी सी वीडियो अलग मैं दे रहा हूँ, जिसमें आपको टावर की हाइट वगैरह के बारे में सब पता चल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। देखिए, कंडक्टर के बारे में भी, पोल और टावर के बारे में भी खत्म। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर ओवरहेड लाइन से रिलेटेड कुछ आई रूल है, 2-3, इनको मेंशन करते हुए चलेंगे। तो देखिए जी, IE रूल देख रहे हैं हम लोग, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, किसके अनुसार लिख रहे हैं हम लोग, 1956 के अकॉर्डिंग। आई रूल 1956 के अकॉर्डिंग। तो देखिए, आई रूल 1956, इसमें क्या है, रूल 2। रूल 2 है वोल्टेज के क्लासिफिकेशन से। देखिए, लो वोल्टेज, इसका मतलब होगा 250 वोल्ट से कम। फिर आएगा देखिए मीडियम वोल्टेज, इसका मतलब होगा 250 से 650 तक, 250 से 650 वोल्ट तक। हाई वोल्टेज 650 वोल्ट से 33 kV तक। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 33 kV से अधिक, 33 kV से अधिक। नेक्स्ट चलेंगे, देखिए रूल 74। फिर देखेंगे कंडक्टर की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, कंडक्टर की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम से कम, जिस पर ये टूट जाए ना, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, 317.5 किलोग्राम होनी चाहिए। जबकि कम वोल्टेज व 15 मीटर से कम स्पैन पर 136 किलोग्राम होनी चाहिए, 136 किलोग्राम होनी चाहिए। ये क्या स्ट्रेंथ है जिस पर ये तार टूट जाए। फिर चलते हैं, देखिए जी रूल 77 क्या कहता है। तो आई रूल 77 का कहना ये है कि लो वोल्टेज तथा मीडियम वोल्टेज, लो वोल्टेज तथा मीडियम वोल्टेज में जमीन से कंडक्टर कम से कम 5.79 मीटर या 19 फीट होना चाहिए। राइट जी। दूसरी चीज है देखिए, लो वोल्टेज मीडियम वोल्टेज में जमीन से कंडक्टर कम से कम 19 फीट होना चाहिए। और वो किस स्थिति में होना चाहिए, जैसे ये सड़क है, ये क्या है, रोड है, तो जो तार है
एक पोल यहाँ, एक पोल यहाँ, जब ये इसे पार कर रहा है। सड़क को पार करने में कितना होना चाहिए? 19 फीट होना चाहिए। दूसरा है, देखिए इसी में ये रूल 77 ही क्या क्या कहता है। देखो रूल 77 में ही कहा गया है कि यदि कोई ये सड़क है और सड़क के बराबर में ही कोई तार चल रहा है, लाइन चल रही है, तो उसमें कम से कम कंडक्टर की जमीन से क्लियरेंस 18 फीट होनी चाहिए। सॉरी 18 फीट, मीटर नहीं, 18 फीट होनी बहुत ही आवश्यक है। राइट जी, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं रूल 79 पर। देखिए रूल 79 क्या कहता है। देखिए जी, कोई भी मकान है या कोई भी भवन है, अगर इसके जो कंडक्टर है, यहाँ कोई कंडक्टर ये जा रहा है, तो इसके जो लाइन की दूरी है छत से वो 8 फीट होनी चाहिए, वो 8 फीट होनी चाहिए। और ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग से लाइन की वैसे दूरी कम से कम 4 फीट की दूरी पर होनी चाहिए। बिल्डिंग से कोई भी लाइन कितनी दूरी पर जानी चाहिए? 4 फीट की दूरी पर जानी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल है आप लोगों के लिए जो पेपर में आ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ आप लोगों का जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेक्शन होता है वो टोटली कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच ऑल द